हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से है, जिसका कि हमने फर्स्ट पार्ट कल प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपने 21 क्वेश्चन से, यानी कि आज का ये पहला क्वेश्चन है। ये पेपर कब का है? ये पेपर है आपका जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का। पेपर कब का है? जून 2019 इवनिंग शिफ्ट। एनटीए के ऑफिशियल पेज पे जाके, ऑफिशियल साइट पे जाके आप इसको ढूंढ सकते हो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में कौन सा रीजनिंग है, इसको फाइंड करो। अ पायलट विदाउट फ्लाइट प्लेन्स इज लाइक एन आर्टिस्ट विदाउट विंग्स। तो नॉर्मल सी बात है, पायलट को किसके सिमिलर बताया गया? आर्टिस्ट के सिमिलर। क्या बताया गया? सिमिलैरिटीज बताई गई है। तो जो एनालॉजिकल रीजनिंग होता है, इसमें क्या होता है? ये सिमिलैरिटीज को दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? एनालॉजिकल रीजनिंग। आई होप इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग आप लोगों को पता होगा। हाइपोथेटिकल जिसमें हम कल्पना कर सकते हैं, ज्ञात से अज्ञात और ज्ञात से अज्ञात की तरफ जब हम जाते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग होता है, और अज्ञात से हम ज्ञात की तरफ जाते हैं इंडक्टिव रीजनिंग होता है। आपको ये पता होगा, आई होप। सेकेंड क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइंस ड्राइव मीनिंग थ्रू। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो साइन है, संचार की प्रक्रिया है, वो किसके थ्रू ड्राइव होता है? तो ये इंटर रिलेशन, द नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशन के थ्रू ये ड्राइव होता है। एक प्रोसेस होता है जो कि जिसमें आप कम्युनिकेशन करते हो, और वो कैसे करते हो? इंटर रिलेशन, उसमें कोई ना कोई कनेक्शन होता है या इंटर रिलेशन होता है। आप इसको अगर नॉर्मल बातों में, नॉर्मल जनरल भाषा में इसको समझो तो ये क्या है कि एक संचार की जो प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, वो इंटर रिलेशन नेटवर्क के थ्रू काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Language of the communication also constitutes, language of the communication also constitute, language जो communication का होता है वो कैसा होता है? वो होता है social words, the social words. In the bag there are coins of 5 pieces, 10 pieces, and 25 pieces in the ratio of 2 is to 3 is to 2 is to 1. If there are 16 all, how many 5 pieces coins are there? यहाँ पे कॉइन्स की स्पेलिंग गलत है, कॉर्न्स लिख दिया है, ठीक है। कह रहा है एक बैग में 5 पैसे की कॉइन्स है, कुछ कुछ 10 पैसे के कॉइन्स है, कुछ 25 पैसे के कॉइन्स है। इनकी रेशियो कैसे है? 3:2:1। अभी देखो, मैथमेटिक्स का दूसरा यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिखा। आपने कल जो क्वेश्चन देखा था इसी पेपर में कुछ और था, और आज देखो रेशियोज में दे दिया। इन देयर आर 60 इन ऑल, हाउ मेनी 5 पीसेस कॉइन्स इन देयर। अब सारे पैसे मिलके, यानी कि इनको अगर सभी को मिला लेते हो, x मान लो, x को, तो ये 3x 2x और 1x मिलाते हो तो कितना होता है? 60 होता है। तो इसमें पूछ रहा है 5 पीसेस कितने के हैं, 5 पीसेस के कॉइन्स कितने हैं। तो आइए हम इसको मैथमेटिकल टर्म में सॉल्व करें। तो अगर मैथमेटिक्स की भाषा में हम इसको सॉल्व करते हैं तो मान लो कि जो ये क्या दिया हुआ है, 5 पीएस सॉरी इज टू 10 पी is to 10 PS is to 25 PS equal to 3 is to 2 is to 1। इसको हम x मान लेते हैं। इसमें हम जो हमें पैसे फाइंड करने हैं उसको हम x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3x is to 2x is to x या 1x जो भी है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है यहाँ पे 60 रुपीज है, यहाँ पे रुपीज है, ये पैसे हैं, और यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? रुपीज में कन्वर्ट। ये तो समझिए, तो गिवन है, ये क्या है? गिवन है। इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पहले से पता है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमें पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 100 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, ये हमें पता है। तो 60 रुपीज में कितने पैसे होंगे? यहाँ पे 60 रुपीज में कितने पैसे हो गए? 60 इंटू 100 हो गए ना, यानी कि 60,000 पैसे हो गए, 6,000 पैसे हो गए। अब 6,000 पैसे ये टोटल है। अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर दिए तो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे पैसे कॉइन्स आर, यहाँ पे पैसे में ही आंसर देना है। तो यहाँ पे टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हैं?
6000 है। अब हम इसको और कॉन्सेप्ट में बताते हैं। 6000 है तो इसको कैसे और सॉल्व करें। तो हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था 5 पैसा जो है वो कितना है, 5 पैसे में 3x है, तो यानी 5 पीसी को कितना से मल्टीप्लाई करें, 3x से मल्टीप्लाई करें। अब क्या था, प्लस में 10 पैसे जो है वो कितने हैं, 10 पैसे 10 इंटू 2x, प्लस में ये 25 इंटू एक्स इक्वल टू, इतने को हम प्लस करते तो हमें कितना मिलता है 6000, यानी 60 रुपीज मिलता है, तो 6 PS मिलता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए नॉर्मल से, आपको पता है कि इसको सॉल्व, ये मैथमेटिकल्स ही है, इससे आगे कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुका है। तो आप आई होप कि सॉल्व कर लेंगे इसको, कैसे सॉल्व करना है। यस, थोड़ी सी 25x इक्वल टू 6000x, सबको हम ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करके आप देख लेना, 60x आ रहा है। 60x को 6000 से मल्टीप्लाई 6000 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6000 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 100 मिलेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। हमें x की वैल्यू पता चल गया 100, और हमें किसके बारे में बताना है, हमें बताना है 5 पैसे के कॉइन्स के बारे में। 5 पैसे कितने हैं यहाँ पे, 3x है, तो 5 इंटू 3 करेंगे क्या आंसर आएगा, 5 इंटू 3 करें क्या आंसर आ रहा है, सॉरी 5x, हमें 5 पैसे की बताना है। 5 पैसे वाले जो है, 5 पैसे वाले कॉइन्स कितने थे, 3x थे, तो 3 इंटू क्या करेंगे हम, 3 इंटू 100, क्या आंसर आ गया हमारा 300। देखो 300 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मुझे पता है मेरी वॉइस बहुत अच्छे से क्लियर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, ड्यू टू टेक्निकल कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वॉइस बहुत क्लियर नहीं आती, लेकिन हाँ, अगर आप इसको वॉल्यूम बढ़ा के सुने तो समझ में आएगा, और आई होप कि आप लोगों को क्लियर भी होगा ये चीजें। Next question is in which methods of arriving at knowledge the emphasis on the both proceeding from particular to general and from general to particular in a combined way। अब ये पूछ रहा है वह इंडक्टिव डिडक्टिव में हम देखते हैं, तो इसमें कौन से, ये कह रहा है कि emphasize कौन से नॉलेज, कौन से मेथड ऑफ नॉलेज में आप क्या करते हो, आप बोथ प्रोसीड करते हो, यानी पार्टिकुलर टू जनरल करते हो और जनरल से पार्टिकुलर करते हो, यानी आप एग्जाम्पल से ज्ञात से अज्ञात तक भी जाते हो और अज्ञात से ज्ञात तक जाते हो। तो ये इंडक्टिव डिडक्टिव अलग अलग अप्रोच है, ये तो होगा नहीं। एनालॉजिकल आपको पता चल चुका है एनालॉजिकल क्या है। तो यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक मेथड एक ऐसा बचा जो जिसमें दोनों को इनकैलकुलेट करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, यानी पार्टिकुलर टू जनरल जाते हैं और जनरल टू पार्टिकुलर। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में, यूजीसी के हर पेपर में, यानी 2 मार्क्स आपके पक्के हैं, हर पेपर में ये पैटर्न पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले जब आप जाते हो नेट एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आपको पेज मिलता है, यूजी जो एग्जामिनर होता है उसके तरफ से आपको पेज मिलता है, 2 पेज, एक पेज पहले ही दे देता है, पेन भी दे देता है। तो आपके पास टाइम, उस टाइम आपके पास, जब तक आपका पेपर ऑन नहीं होता, आपका सीबीटी के द्वारा जो कंप्यूटर ऑन नहीं करता आपके पेपर, तब तक आप क्या करोगे, आप ए बी सी डी अगर आपको याद है वेल एंड गुड, नहीं याद कर पाए हो किसी कारणवश, तो ए टू जेड आप लिख लोगे। इसमें क्या करोगे, एक बार सीधी नंबरिंग डालोगे, यानी 1 टू 26, और एक 1 टू 26, ऐसे सीधी उल्टी दोनों नंबर डाल के बैठ जाओगे। क्योंकि इसमें जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये वाले क्वेश्चंस, ऐसे वाले क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें आपको, अगर एप्पल, मान लो एप्पल दे दिया, एप्पल को कुछ और अलग चीजों में अरेंज करके बताओ कि अगर एप्पल इक्वल टू ये है, गोट इक्वल टू ये है, तो मैट इक्वल टू क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा। या सीरीज का अगला फाइंड करो, इसमें अगला सीरीज कौन होगा। तो अगर आपने ऐसे पहले ही सजा लिया है तो आपके पास टाइम बच जाएगा। बहरहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो टर्म दे रखा है क्यू पी ओ, क्यू पी ओ
फिर इसके आगे दे रखा है N M L, फिर इसके आगे दे रखा है K J I। अब इसके आगे कौन सा टर्म होगा, ठीक है, इसके आगे कौन सा टर्म होगा, इसमें ये पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये तो कर ही लेना, जब क्योंकि खाली टाइम होता है, पहले आपके पास 10-20 मिनट आधे घंटे जब भी आप पहुंचो वहां पे पेन पेपर मिल जाते हैं, तो उससे आप ये काम कर लेना, आगे आपको ये काम आने ही आने वाला होता है। अगर हम बात करते हैं Q से N की दूरी कितनी है, अगर Q और N में डिफरेंस करते हैं तो आप एक बार KLMNO यानी -3 अगर करते हैं हम यहाँ पे तो Q पहुंचता है, ठीक है, -3 करते हैं तो क्या होता है Q। ऐसी M से अगर हम -3 करते हैं तो क्या होता है, P होता है। L से -3 करोगे करोगे आप करके देख लेना आराम से, L से -3 करोगे तो O होगा। ऐसी K से अपोजिट चलोगे, -3 करोगे तो N होगा। फिर इसमें K से J -3 चलोगे तो M होगा। I से -3 ऊपर जाओगे तो L होगा। ऐसी तब इससे आप अगला I के पहले -3 क्या होगा, अगर हम बात करते हैं F से, एफ आई जे कहाँ पहुंच गई, ABCDEF, एफ जी एच आई ई एफ। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एफ आई आई है यहाँ पे, तो अगर बात करते हैं कि आई एफ, एफ ई एफ जी एच आई -3 हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे जी है, तो जी से -3 जाओगे तो जे हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एच, एच से -3 जाओगे तो के हो जाएगा। तो देखो एच जी एफ है कहीं, एच जी एफ है, एच जी एफ तो नहीं है भाई, एच जी एफ तो इसमें है ही नहीं। ओ शिट, कहाँ गलती करी हमने। देखो ऑप्शन में एच जी एफ नहीं है, तो या तो इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है इसका, इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन गलत है, एच जी एफ होना चाहिए। अगर ऐसे है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, और अगर नहीं तो आप इसको एक बार जाके साइट पे चेक कर लेना। इसमें ऑप्शन एच ओ एफ जो दे रखा है एच जी एफ होगा, एच जी एफ होगा, एच ओ एफ नहीं होगा। एक बार फिर से आप कैलकुलेट कर लो, जी जी एच आई जे -3 पे जे आता है, ओ नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एच जी एफ। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लियर, मैं क्लियर हो गई इसको एक्सप्लेन करके। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। ए है मीडिया एंटरटेनमेंट डज नॉट इनहेंस द कल्चरल लेवल ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और रीजन क्या है, मोस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट एनकरेज स्पेसियम नॉट कंटेंट, नॉट कंटेंट क्या है भाई, थोड़ा सा, नॉट कंटेंट क्वालिटी, ठीक है। तो इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा सही है, मतलब इसमें ऑप्शन क्या है, असर्शन और रीजन में हमें देखना होता है कि क्या दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, क्या है। इसमें कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझे हो तब तक ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसमें क्या है, द मीडिया एंटरटेनमेंट डज नॉट इनहेंस द कल्चरल लेवल ऑफ सोसाइटी, और मोस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट इनकरेज स्पेसियम नॉट कंटेंट क्वालिटी। सही बात है कि मीडिया बहुत ज्यादा कंटेंट क्वालिटी पे वो नहीं करता, और दोनों इसका बोथ असर्शन और रीजन दोनों इसका क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। Given below are two premises without four conclusion drawn from them. Which of the following conclusion could be validly drawn from the premises? All cats are dog. All dogs are cows.
ऑल कैट्स आर डॉग। देखो फिर यही वाली बात हो गई कि आप यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाओगे। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, क्या कह रहा है, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर काउस। तो सबसे पहले तो हम कैट्स को देख लेते हैं, ये कैट है, ये सारे कैट क्या है, डॉग है, ठीक है, ये डॉग है। अब कह रहा है ऑल डॉग्स आर काउस, ऑल डॉग्स आर काउस। काउ की पूरी स्पेलिंग लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। कैट क्या है, सारे कैट्स क्या है, डॉग है, ठीक है, और सारे डॉग्स क्या है, काउज है। तो क्या कंक्लूजन क्या है, ऑल कैट्स आर काउज, सम काउज आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, नो काउज इज डॉग। तो इसमें सीधे सीधे आप लोगों को आंसर दिख रहा है कि क्या आंसर दिख रहा है आप लोगों को इसमें सीधे सीधे, सम, मतलब इसका आप लोग आंसर करो, इसका मैं आंसर नहीं करने वाली हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा, नीचे का ऑप्शन मैं दिखा दे रही हूँ, ये इसका आप लोग आंसर करो, क्योंकि वेन डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है। वेन डायग्राम आप देख के इसका सही आंसर आप करो क्या होगा। थोड़ा सा दूरी पे है, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाती हूँ क्या कह रहा है, ऑल कैट्स आर डॉग, तो कैट्स हो गया ये, फिर ये डॉग है ना, डॉग हो गया, फिर ये काऊ हो गया। तो इसको देख के कंक्लूजन है ऑल कैट्स आर काउज, ऑल कैट्स आर काउज, ठीक है, ऑल कैट्स आर काउज। तो अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो ये है, ये सिंपल सी इसको समझ लो कि ये वर्ल्ड है, ये दिल्ली है, ये इंडिया है और ये वर्ल्ड है। आप यहाँ पे इसको ये समझो कि कैट्स को क्या समझ लो, दिल्ली समझ लो, डॉग्स फॉर इंडिया समझ लो, और काउस को क्या समझ लो, वर्ल्ड समझ लो। तो यही पूछ रहा है कि ऑल ऑल कैट्स आर काउस, क्या दिल्ली इन वर्ल्ड में है, तो बिल्कुल है। फिर कह रहा है कि सम काउज आर कैट्स, सम काउज आर कैट्स, क्या है, सम काउज आर कैट्स है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऐसा है क्या, ऑल डॉग कैट्स है क्या, इंडिया दिल्ली में आ जाएगा, नहीं आएगा। सम काउज आर कैट्स, ये होने की संभावना हो सकती है। तो अब इसका सही आंसर बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी इसमें सही दिख रहा है ना, ऑल कैट्स और सम काउज आर डॉग्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सी इज द करेक्ट वन। मनोज Manoj's commissions is 10% on sales up to 10,000 and 5% on sales exceeding this. He remits 75,500 to his company after deducting his commission. The total sale will be come out B. अब देखो यहाँ पे फिर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। अगर इसको बनाने बैठे तो टाइम लगेगा, इसको हम नेक्स्ट, अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा, 10 क्वेश्चन में देखो 18 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर आपको इन सब का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, नेक्स्ट टाइम हम इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे रहेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन आगे भी है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 3 years of 40% annum per annum is half of the compound interest is टू on 20,000 है, टू रुपीज है, फॉर 2 years at 10% per annum, the sum invested on simple interest is। तो इसका सही आंसर भी क्या होगा, इसका सही आंसर भी बी होगा, यानी 1700, ठीक है। अगर आप लोगों को इन सब की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताना, जरूर इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कर लेंगे। अब यहाँ पे डेटा एंट्री से, डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन आ गया, डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना और इसको पढ़ना आप लोगों को पहले से पता होगा, तभी आप कर पाओगे। तो इसको सीधे सीधे मैं इसके आंसर पे चले जाऊंगी। पहला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ब्रांड ड्यूरिंग मे एंड जून टुगेदर। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सही से पढ़ सकते हो, और उसके बाद इसके आंसर को आप अपने से पहले बनाने की कोशिश करना, अपने से करने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आंसर बताते हुए चल रही हूँ। पहले 31 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है।
32 है, if 35% of laptops sold the brand S during August were sold at the discount, how many laptops of brand S during that month were sold without a discount? 32 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 क्वेश्चन आते हैं डेटा हैंडलिंग से। डेटा हैंडलिंग में पाई चार्ट कई बार दे देता है, कई बार बार ग्राफ दे देता है, कुछ भी दे देगा आपको। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल वाले पूछते हैं, तो आप इस पे प्रिपेयर रहना। इफ द शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 434 on the East laptop sold brand D during July, what was his total profit entered on the laptops of the brand during the same month? इसका 34 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। What is the ratio of the number laptops sold of brand D during April to those sold during September of the same brand? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अब हमारा डेटा का खत्म हो गया। अब एमजीडी पे क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। इसमें यहाँ पे कौन से कॉन्टेक्स्ट, इस जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये किसके एमडीजी के थ्रू आपको कंसीडर करना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि ये सही है या नहीं है। तो क्या है इसका क्वेश्चन? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। पहला ये तो है ही है, पहला तो है ही है। आप ये मान के चलो कि एमजीडी जो है हंगर और पॉवर्टी पे, एमडीजी और एसडीजी का पे वीडियो मैं बना रखी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एसडीजी भी है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, एक एमडीजी होता है एसडीजी, ठीक है। और एमडीजी, इन दोनों के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो पहला है क्या, पहला क्या है? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये ऑप्शन है। यानी कि जिसमें ए ऑप्शन नहीं है उसको पहले ही आप हटा दो। ए ऑप्शन किसमें नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तो इसको पहले ही आप हटा दो। अब नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ ये भी है, तो जिसमें बी नहीं है वो हटा दो। दो ही बच गए भाई। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, ये है क्या? ये नहीं है, ठीक है। तो ये भी हट गया। ऑप्शन सीधे रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी, मोटेलिटी, चाइल्ड्स की जो मृत्यु दर है, बर्थ मृत्यु दर, वो भी घटाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। व्हाई वुड बीसीसी इज यूज्ड एन ईमेल? ईमेल में बीसीसी क्यों यूज होता है? सीसी में रख लो। आपने अगर सुना होगा प्रोफेशनली, अगर आप कहीं जॉब करते होगे तो सुना होगा कि मुझे सीसी कर दियो, मैंने उसको बीसीसी में ले लिया। तो ये क्यों ईमेल में क्यों यूज होता है? कोई इसको समझा सकता है या कोई इसको बता सकता है? तो ईमेल में बीसीसी का यूज क्यों होता है? अलाउज द सेंडर ऑफ मैसेज टू कैंसिल द conceal the recipient and entered in the BCC failed from the other participants. इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगर बात करें हम बीसीसी के बारे में, तो एक एक सिंपल लैंग्वेज में इसको अगर हम समझते हैं, तो बीसी, जैसे हम अगर किसी को सीसी करते हैं तो सबको पता चल जाता है कि किसको किसको ये मेल गई है, भेजा गया है। जैसे मैंने मान लो इस ईमेल को के नाम के को भेजा, के हमारा प्रिंसिपल है, हमने इसको भेजा, ठीक है। अब हमने सीसी में ए को भी रखा, सीसी में बी को भी रखा और सी को भी रखा, ठीक है। इन तो के को पता है कि ए को भी गया, बी को भी गया और सी को भी गया। लेकिन अगर मैंने इसी ईमेल को बीसीसी में एल एम एन ओ किसी को भी भेजा, तो के को नहीं पता होगा
कि ये इन लोगों को भी ये मैसेज गया है। ना ही ए को पता होगा, ना इसमें सबको पता होगा कि मैंने किसको किसको भेजा। सीसी में सबको पता होगा, लेकिन जैसे ही मैं बीसीसी कर देती हूँ तो किसी को भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि सेम चीजें मैंने किसी और को भेजा है लेकिन किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसका बीसीसी का आई होप कि सीसी और बीसीसी में सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आपको पता चल गया होगा कि इसमें जिसको जिसको मेल मिलती है यानी एक दूसरे से वो अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, असर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सन। अ नाइट टाइम टेम्परेचर इज सेंट्रल इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ सिटी आर जनरली हायर देन द दोज ओवर द सराउंडिंग एंड रूरल एरिया। इसका रीजन क्या दिया है? रेडिएशन लॉस्ट ओवर द अर्बन एरियाज आर लेस देन द ओवर रूरल एरियाज। क्या ये सही, इसमें जो असर्शन है वो सही है या रीजन सही है या दोनों ही सही है? क्या डिफरेंसेस है आप इसको बताओ, या दोनों ही अपने अपने मतलब जो ए है उसका सही एक्सप्लेनेशन रीजन आर है। तो इसमें कह रहा है नाइट टाइम टेम्परेचर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी। अगर ये सिटी है इसका सेंट्रल पार्ट में नाइट का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, हायर देन द सराउंडिंग रूरल एरिया। इसके सराउंडिंग ये तो ये सही है भाई, होता है। रीजन क्या दिया? रेडिएशन लॉस ओवर द अर्बन एरियाज आर लेस देन द ओवर रूरल एरियाज। सही है, दोनों क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट और इसका रीजन भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर। न्यूक्लियर डिजास्टर में कौन कौन सा डिजास्टर? फुकुशिमा, अरे भाई हिरोशिमा नागासाकी और फुकुशिमा। नागासाकी का जो डिजास्टर था वो कौन सा न्यूक्लियर डिजास्टर था बिल्कुल था। तो फुकुशिमा भी वहीं का एक जगह है। ये क्या है? ये भी न्यूक्लियर डिजास्टर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चारनोबिल डिजास्टर। ये भी चारनोबिल जो कहाँ का है? ये हमारे इंडिया का है चारनोबिल डिजास्टर। ये भी भोपाल में हुआ था, ये भी डिजास्टर न्यूक्लियर डिजास्टर है। 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट, 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट क्या है? ये ये भी एक डिजास्टर है। ये क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है? चलो इसको मैं ही बता देती हूँ। 3 माइल्स डिजास्टर एक परमाणु संयंत्र था, यानी न्यूक्लियर पावर, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर हाउस था जो कि यूएसए में था। देश कहाँ? यूएसए में था। ये भी एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया था। इसमें भी इसको अब बंद कर चुका है। ये एक परमाणु उत्पादक स्टेशन आप इसको कह सकते हो था कि जो कि बंद कब बंद कर दिया गया, या इसको मतलब 1979 में इसको बंद कर दिया गया। इसकी वजह से बहुत ही नुकसान हुआ जिसके चलते ये बंद हो गया। तो न्यूक्लियर डिजास्टर में कौन कौन से थी? तीनों थे। फुकुशिमा जापान का था, चार्नोबिल कहाँ का था? इंडिया का था, और भोपाल। चार्नोबिल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भोपाल का था। ओ सॉरी, चार्नोबिल डिजास्टर जो है ये भोपाल का नहीं है। भोपाल में तो गैस त्रासदी हुई थी। चार्नोबिल ये भी परमाणु संयंत्र था जो कि कहाँ का था? ये सोवियत संघ यानी रूस का था। जापान, रसिया और यूएसए, ये तीनों देश में घटित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी और सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चार्नोबिल कहाँ का है? सोवियत संघ का है, नॉट बिहार यूक्रेन का ये था। नॉट बिहार नहीं, नॉट भोपाल। Jatin's laptop has LCD screen. The acronyms of LCD is, LCD का acronym ये तो सबको पता होगा, liquefied। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका फोर्थ नंबर सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको आईसीटी से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट अमंग द फर्स्ट थ्री देयर दैट आर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग 1957। इसमें से कौन सा यूनिवर्सिटीज है जो कि 1957 के टाइम में नहीं डेवलप हुआ था या नहीं एस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इस सिंपल सी बात है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 1957 के टाइम ही एस्टेब्लिश हो गया था। ज्ञानवाणी लॉन्च्ड बाय इग्नू टू कवर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंडिया रेफर्स टू। ज्ञानवाणी किस लिए इग्नू के द्वारा इसको
इसको एस्टेब्लिश किया गया है या लॉन्च किया गया है? किस बात पे ज्ञानवाणी क्या है भाई? जल्दी जल्दी बता दो, ज्ञानवाणी क्या है? एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है। ठीक है, क्या है? एजुकेशनल एफएम रेडियो, ज्ञानवाणी। आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। With respect to computers, which one of the following best describe फिशिंग? फिशिंग को डिस्क्राइब करने के लिए इसमें से अ, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? फिशिंग क्या है? सबसे पहले आप बताओ फिशिंग क्या है? व्हाट इज फिशिंग? तो सिंपल से अगर भाषा में पूछते हो व्हाट इज फिशिंग, तो फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इंटरनेट की दुनिया में, फिशिंग क्या है? इंटरनेट की दुनिया में, एक मिनट, हाँ, फिशिंग क्या है? फिशिंग है कि इंटरनेट की दुनिया में आप नकली वेबसाइट या धोखेबाजी कर सकते हो। फिशिंग का मतलब अगर नॉर्मल सी उसमें देखो तो नकली वेबसाइट बनाना या नकली ईमेल बनाना, यानी कि आप क्या कर सकते हो? धोखेबाजी। धोखेबाजी का किसमें? धोखेबाजी इंटरनेट के जमाने में, इंटरनेट में धोखेबाजी करना फिशिंग का दूसरा नाम है। ई धोखेबाजी, जी, ई धोखेबाजी, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक धोखेबाजी या इंटरनेट धोखेबाजी। अब इससे हम मिलान करते कि कौन सा स्टेटमेंट सही दे रहा है। मेलिशियस प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम, नहीं। अ मेथड ऑफ बाईपासिंग नॉर्मल ऑथेंटिसिटी, ये भी नहीं होगा। टाइप ऑफ अनसोलिसिटेड ब्लॉक ईमेल ऑफ द, नहीं। अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर मेलिशियस रीजन बाय masquerading as the trustworthy entity, आपके उससे आपके ट्रस्ट को जीत के, आपके ट्रस्ट को धोखेबाजी से लेके यूज करके, और वो आपके कंप्यूटर से आपके डेटा को या आपकी ईमेल आईडी को चुरा लेता है। ये क्या होता है? फिशिंग होता है। फिशिंग मतलब एक हैक, आपके सिस्टम को हैक कर लेना फिशिंग होता है। ठीक है, इसको और भी आप वो कर सकते हो कि इसको, सिस्टम को क्या कर लिया? हैक कर लिया। सिस्टम को क्या कर लिया? स्कैम के थ्रू, या इसको इसको ई अटैक कह सकते हो या हैक कह सकते हो। Which of the following coordinates promote the fund's research activities of the social sciences discipline? Social sciences में कौन से यहाँ पे कौन से रिसर्च फंड्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि फंड रेज करते हैं आपके रिसर्च प्रोग्राम के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ISSR न्यू दिल्ली। क्या होगा इसका सही आंसर? ISSR न्यू दिल्ली। कमेंट में आप ICSSR का फुल फॉर्म बताओगे। अ स्पेशल फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स? क्या कह रहा है? फिर से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, अ स्पेशल फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फॉर्म द पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इंडिया का, उसमें कौन सी रिपोर्ट में इस पे फोकस किया गया था? तो ये यूजीसी, ये रिपोर्ट स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूजीसी 1965 में इसको रेज किया गया था। कंप्यूटर नेटवर्क विच इज यूज्ड इन अ बिल्डिंग इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर नेटवर्क एक बिल्डिंग में यूज किया जाता है। आई होप कि ये सबको पता होगा कि ये क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। 2047 का आंसर क्या होगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर वैन क्या हो गया? वैन, मैन और सैन, इन तीनों के बारे में आप कमेंट करके इसका फुल फॉर्म बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडिया यूनिवर्सिटीज इन द कल्चरल एंड सिविलाइजेशन ऑफ द तिब्बत वाज बिल्ट मेनली थ्रू द राइटिंग ऑफ द स्कॉलर्स? ये कौन से यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहा है भाई, जो कि बहुत एंशियंट है? तो एंशियंट यूनिवर्सिटीज में आप, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में कौन कौन से एंशियंट यूनिवर्सिटीज थे, जिसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय भी एंशियंट है, विक्रमशिला भी एंशियंट है। ठीक है, ये दोनों मिथिला, और ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसको आप एंशियंट, ये नालंदा और विक्रमशिला में आप इसका सही आंसर चूज करो। फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत वाज बिल्ड मेनली थ्रू द, विक्रमशिला में, नालंदा में नहीं, विक्रमशिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? The Paris Agreement aims to limit the temperature rise in the century, by how many degrees Celsius above the
पेंड्रेस्ट्रियल लेवल, पेंड्रेस्ट्रियल लेवल से कितने परसेंटेज को कम करने की जो पेरिस एग्रीमेंट थी, पेरिस एग्रीमेंट जब आप क्योटो प्रोटोकॉल इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो तो पेरिस एग्रीमेंट भी उसमें बताया जाता है। ये कितने डिग्री को कम करना था? ऑप्शन 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होना था। ठीक है। द फिफ्टीएथ और लास्ट क्या, मोस्ट ऑफ द मेंबर, जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ इन द इंटरनेशनल सोलर एलियंस आर लोकेटेड बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सही है। ऑप्शन तो पहले जो जो भी है, जो हमारा सोलर, जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वहीं पे तो आप सोलर एनर्जी लगाओगे। जापान इज द मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो इसमें क्या इसका आंसर सही है? दोनों जो अब ये सही है, ये तो फैक्ट है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उस वही कंट्रीज है जो इस इन रीजन के बिटवीन रहते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं जापान इज द मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो सही है ऑप्शन नंबर सी। बोथ ए एंड बी दोनों ही आंसर सही। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आ रहा होगा। हम डेली एक क्वेश्चन आंसर, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम 50 क्वेश्चन एक साथ करते हैं तो हम एग्जामिनेशन हॉल में हमें 60 मिनट मिलता है 50 क्वेश्चन करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम बातचीत करते हुए यानी कि समझते हुए अगर हम इसको करने की कोशिश करते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए मैं एक पेपर को 2 पार्ट में लेके आऊंगी, सो दैट आप लोग बोर्डम भी फील ना करो और इसको समझ के करते रहो। एक एक क्वेश्चन अगर जब तक पेपर सर पे ना हो ना, तब तक हमें पढ़ने में भी मजा नहीं आता कि एक पेपर को हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर आपको आंसर आंसर चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, या आपको डिस्क्राइब के साथ चाहिए आप वो भी कमेंट करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।